तो हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि 16वीं 17वीं सदी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। आपको बताना है कि भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले पहले विद्वान कौन है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी जॉर्ज ग्रेशन और डी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि ये स्वर्ण युग मानने वाले पहले विद्वान जो है वो कौन है। ये ग्रियर्सन है, प्रियर्सन नहीं है, बल्कि क्या है ये ग्रियर्सन है। तो आपको बताना है कि कौन से विद्वान पहले हैं। तो बच्चों, ग्रियर्सन ही जो है वो स्वर्ण काल मानने वाले पहले विद्वान है। तो पहले का जो है आपका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, सवाल नंबर पहले का। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहे कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली तथा रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली है तथा रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक कौन है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है जॉर्ज ग्रेशन और डी कह रहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप बताना है कि ये कथन जो है वो किस लेखक का है। तो बच्चों, ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो विकल्प ए जो है वो दूसरे का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में स्थापना ए कह रहा है कि हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा। तर्क कह रहा है क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यावलोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया। आपको बताना है। विकल्प ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। विकल्प बी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। विकल्प सी कह रहा है कि ए गलत है पर आर सही है। और डी कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है। तो आपको बताना है कि स्थापना और तर्क में से क्या स्थापना और तर्क दोनों सही है, या स्थापना सही है तर्क गलत है, या तर्क सही है स्थापना गलत है, या दोनों ही सही है दोनों गलत है। तो आप बताना है इसका उत्तर क्या होगा। विकल्प ए, बी, सी और डी। तो बच्चों, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। तो तीसरे का विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है। आपको बताना है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है। ए कह रहे कहानी का विकास, बी काव्य विषय में परिवर्तन, सी कह रहे अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास और डी कहे गद्य का आविर्भाव। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना इसमें से किसको माना है। कहानी के विकास को, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास या गद्य का आविर्भाव। तो बच्चों, शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे जो प्रधान साहित्यिक घटना मानी है वो मानी है गद्य का आविर्भाव। विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहे हैं कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है। तो आपको बताना है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं, अमीर खुसरो, विद्यापति या गोरखनाथ हैं। तो आपको बताना है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन। ज्योतिरेश्वर ठाकुर, अमीर खुसरो, विद्यापति या गोरखनाथ। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। वैसे भी खड़ी बोली का पहला कवि अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के इस कथन का आशय क्या है। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी के इस कथन का आशय क्या है। ए कह रहा है विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। बी कह रहा है कि विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। सी कह रहा है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है। और डी कह रहा है कि विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी के इस कथन का आशय क्या है। तो बच्चों, शुक्ल जी के कथन का आशय ये है कि विद्यापति के पति के जो पद अधिकतर हैं वो श्रृंगारी हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर छठवें का हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि कबीर परचई के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि कबीर परचई किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ए कह रहा है नाभादास, बी अनंत दास, सी कह रहा है धर्मदास और डी कह रहा है सुंदरदास।
तो आपको बताना है कि कबीर परिचय के लेखक कौन है? नाभादास हैं, अनंत दास हैं, धर्मदास हैं या सुंदरदास हैं? बच्चों, कबीर परिचय जो है वो अनंत दास की रचना है, तो विकल्प बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली थी? तो इसका मतलब ये हुआ कि कबीर की मृत्यु के बाद उन्हें गद्दी किसे मिली, उनकी गद्दी किसको मिली थी? ए कह रहा है रविदास को, बी धर्मदास को, सी गरीबदास को और डी कह रहा है मलुकदास को। तो आपको बताना है कि कबीर के परलोकवास होने के बाद उनको गद्दी किसे मिली थी, उनकी गद्दी जो है किसे दी गई? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को या मलुकदास को। तो बच्चों, कबीर के परलोकवास होने के बाद उनकी गद्दी जो है, उनके प्रिय शिष्य जो है, वो धर्मदास को मिली थी और विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। धर्मदास जिन्होंने कबीर की रचनाओं का बीजक नाम से संकलन जो है वो किया है। सवाल नंबर 9 की बात करें, 9 में कह रहे हैं कि संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? तो आपको बताना है कि संत रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जो है वो किस नाम से किया है? ए शब्दगी, बी ज्ञान समुद्र, सी ज्ञान बोध और डी कह रहा है अंगबधु। तो बताना है कि दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जो है वो रज्जब ने किस नाम से किया था? शब्दगी नाम से, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध या अंगबधु नाम से। तो बच्चों, रज्जब ने जो है दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जो है वो अंगबधु नाम से किया था। तो विकल्प डी जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 9वें का। बात सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो आपको बताना है कि किस संत का साधना क्षेत्र जो है कभी राजस्थान नहीं रहा है? जम्बनाथ का, सुंदरदास, मलुकदास या पीपा। तो आपको बताना है कि किसका क्षेत्र जो है वो राजस्थान नहीं रहा? जम्बनाथ का, सुंदरदास का, मलुकदास का या पीपा का। तो बच्चों, इसमें से मलुकदास का जो साधना क्षेत्र है वो कभी भी राजस्थान नहीं रहा है। तो विकल्प सी जो है ये इनका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 11वें की। 11वें करें कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। तो आपको बताना है कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? गुरु नानक, मलुकदास, कबीर या दादू दयाल। तो अब बताना है 11वें का उत्तर जो है वो क्या होगा कि भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या था? गुरु नानक, दा मलुकदास, कबीरदास या दादू दयाल। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक, अर्थात विकल्प ए जो है वो 11 का सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? 12वें में आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल के ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? ए कह रहा है भाषा की ललित पदावली के कारण, बी कह रहा है कि लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सी कह रहा है कि सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण और डी कह रहा है कि इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। तो बताना है कि शुक्ल जी की ने पद्माकर की भावमूर्ति विधानी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण या इन तीनों गुणों की शैलियों की उक्त होने के कारण। तो बच्चों, उनके अंदर ये तीनों शैलियों के गुण थे, तो विकल्प डी जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो डी विकल्प सही होगा सवाल नंबर 12 का। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? आपको बताना है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराजा सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? ए हरभक्त शिरोमणि, बी दासानुदास, सी नागरीदास और डी राठौड़ बंसावतंस। तो आपको बताना है कि वो किस नाम से जाने जाते हैं? किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह जो है वो साहित्य में किस नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चे, वो जो है वो नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। तो विकल्प सी जो है आपका किसमें से आंसर सही हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहे हैं कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? तो आपको बताना है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? ए कह रहा है स्वयं रचनाएं लिखकर, बी समाचार पत्र निकालकर, सी भारतेंदु मंडल का ग्रहण करके और डी करें इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। तो बताना है कि भारतेंदु जी का हिंदी में जो योगदान रहा है वो किन कारणों से रहा है? रचनाओं को लिखने के कारण से, समाचार पत्र के निकालने से या भारतेंदु मंडल का गठन करने से। तो बच्चों, भारतेंदु जी का योगदान जो है इन तीनों कारणों से रहा है। तो विकल्प आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी माध्यमों से ये उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा 14 का। बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे।
तो आपको ये बताना है कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? ए कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महर्षि दयानंद सरस्वती और डी कह रहे हैं गीतादास। तो आपको बताना है कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर और उसको प्रचार और उसका प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो बच्चों वे थे महर्षि दयानंद सरस्वती, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका 15 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि हिंदी को भाषा को परिमार्जित अ अ, रूप को परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका कौन थी? सरस्वती पत्रिका, हिंदी प्रदीप, धर्म दिवाकर या काशी पत्रिका। तो आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप देने वाली निम्नलिखित में से कौन-सी पत्रिका है? सरस्वती है, हिंदी प्रदीप है, धर्म दिवाकर है, काशी पत्रिका है। तो बच्चों हिंदी को परिमार्जित और परिष्कृत करने वाली जो पत्रिका थी उसका नाम सरस्वती है। तो विकल्प जो है वो आपका ए जो है 16 का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें आपको बताना है कि गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि ए कह रहा है कि उस भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। बी कह रहा है कि सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है और सी कह रहा है कि सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश अभिनिवेश है और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो आपको बताना कि गोदान उपन्यास को गद्य का महाकाव्य क्यों कहा जा सकता है? तो बच्चों ये तीनों गुण इसमें मिलते हैं इसलिए विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से सभी होगा सही 17 का उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे हैं कि यशपाल ने के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण रहा है? आप बताना कि यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? ए कह रहा है उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है। बी कह रहा है उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। सी कह रहा है कि उसमें मनुष्य को हारते हुए दिखाया गया है और डी कह रहा है कि उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह सकता। तो आपको बताना है कि झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या रहा है? तो बच्चों इसका कारण रहा है भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ जो प्रस्तुत किया गया यथार्थ जो प्रस्तुति है, वो इसका कारण रहा है। तो विकल्प बी जो है वो आपका 18 का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? आप बताना कि पुरस्कार कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद, बी सुदर्शन, सी कह रहा है विशंभर नाथ उपाध्याय की और डी कह रहा है प्रेमचंद की। तो आप बताना कि पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुदर्शन है, विशंभर नाथ उपाध्याय हैं या प्रेमचंद है। तो बच्चों पुरस्कार कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प ए जो है आपका 19 का सही हो जाएगा। और बच्चों आज के अंतिम सवाल करें प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? तो आपको प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं इन विकल्पों में से उसको बताना है। ए करें डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण, बी करें डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डी सी करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी करें डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक इसमें से कौन है? डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा हैं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तो बच्चों प्रखर साम्यवादी आलोचक जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।